हेलो स्टूडेंट्स, आई एम केमिस्ट्री टीचर। तो अभी 10th का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर रहे थे कि सर इस कुछ दिन में क्या कुछ किया जाए, कैसे रिवीजन किया जाए। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम केमिस्ट्री में आपको एक क्विक रिवीजन प्रोवाइड करने जा रहे हैं बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल दरभंगा की तरफ से। तो घर बैठ करके आप आराम से रिवीजन कीजिए। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं आपको रिवीजन करने के लिए। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ना, एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स क्लास 10th के बाद हम लोग 12th वालों के लिए भी बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कम समय में आप कैसे अच्छे से रिवीजन कर सकें। आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे वही होंगे, यानी कि सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। व्हाइट वाश में कौन सा केमिकल यूज होता है ना। तो व्हाइट वाश है क्या, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। तो दीवाल के ऊपर एक पेंटिंग करते हैं हम लोग, है ना। दीवाल के ऊपर एक पेंटिंग करते हैं जिससे कुछ समय के बाद, पेंटिंग के बाद दीवाल चमकने लगता है उजले कलर का। तो ये किसके वजह से होता है। तो आप बताइए, दीवार पर पेंटिंग के समय हम लोग कौन सा व्हाइट वाश में कौन सा केमिकल यूज करेंगे। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इसे तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, मैं इसे भी यूज नहीं करूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में होता है, क्या गैस का लेयरिंग करेंगे क्या हम लोग, बिल्कुल नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, क्या सॉलिड को हम लोग लेयरिंग करेंगे, नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेयरिंग हम करते हैं व्हाइट वाश के दौरान, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग व्हाइट वाश में यूज करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है शाइनी थिन लेयर, ये थिन है ना। तो शाइनी थिन लेयर ऑफ वॉल इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, हमने अभी जस्ट पढ़ा, हमने दीवार पे लेयरिंग किसका किया, हमने लेयरिंग किया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेयरिंग किया था। लेकिन चमकता है किसके वजह से, तो जब मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल पे लगाया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आफ्टर सम टाइम्स इट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, और यू नो कैल्शियम कार्बोनेट चमकता है। मार्बल का भी फॉर्मूला हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो ये जो है चमक के पीछे का जो रीजन है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होना। हाँ, याद रखिएगा, हम अप्लाई क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाइट वाश में हम अप्लाई क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चमक के पीछे का रीजन क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे हुआ, ये चीजें आपकी क्लियर हुई। तो मैं चलता हूं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्विक लाइम प्लस वाटर। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। यू नो क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। क्विक लाइम स्लैक लाइम, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराए किसके साथ, वाटर के साथ, तो बना मेरा एक्स। तो आप पहले बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा, बिल्कुल सही, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके हमारा बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो आप बताओ हमारा x क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और y क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, x एंड y आर रिस्पेक्टिवली। मिला आपको आंसर, x क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और y क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, सिंगल रिएक्टेंट एक से ज्यादा यानी दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सिंगल रिएक्टेंट
लेकिन प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट लेकिन प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। ये सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन है। ये देखिए सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन है, सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, ये भी डिकम्पोजिशन है। लेकिन क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो आंसर है नहीं। 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल घर बैठे रिवीजन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन रिप्रेजेंट फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो आपको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। तो डिकम्पोजिशन 3 तरह के होते हैं, किसके प्रेजेंस में, किसके वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, कोई चीज अगर टूट रहा है तो किसके हेल्प से टूट रहा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, रिएक्शन। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, एंड थर्ड वन इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब ये क्या है सर, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टेम्परेचर हीट के प्रेजेंस में जो गर्म करने पर अगर कोई चीज टूट जा रहा है हीट के इफेक्ट से, तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन। तो पहले हम ये चेक करते हैं, सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, ऑल आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन तो सब है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में मेंशन है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कौन है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वाटर का जो डिकम्पोजिशन होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन जो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन है, और ये जो है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। ये क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। तो 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हुआ हमारा वो हुआ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसी तरह के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आप बिल्कुल मत घबराइए, कनेक्टेड रहिए, और हम कोशिश करेंगे कि 26 जनवरी से पहले आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, योर फर्स्ट चैप्टर इज यू नो ऑलरेडी chemical reactions and equation, second chapter is acid and base, third chapter is metal and non-metal, and fourth chapter is carbon and its compound। हम हर चैप्टर से जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनकी संभावना होगी एग्जाम में आने का, सबसे एटलीस्ट 30 कम से कम हम वहां पर मेंशन करेंगे। 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, आप आराम से इन 4 चैप्टर से 30 क्वेश्चंस कर लीजिए ऑब्जेक्टिव। नियरली वहीं से क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि हम जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं बिल्कुल आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस आ भी चुके हैं और आने की संभावना भी है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, केमिकल यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड है, तो उसमें कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, तो ये आपको लर्निंग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा AgBr होगा। इसे आप याद रखें कि AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाने वाला इंपॉर्टेंट केमिकल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आयरन सल्फेट क्रिस्टल डिकम्पोज्ड फर्स्टली इनटू, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आयरन सल्फेट क्रिस्टल को समझेंगे कि आयरन सल्फेट क्रिस्टल कह रहा है तो क्या उसका फॉर्मूला है। तो आयरन सल्फेट यू नो FeSO4 इज आयरन सल्फेट, क्रिस्टल का मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है। तो कितना है 7.7H2O। तो हम जब ये हो गया हमारा क्रिस्टल ऑफ आयरन सल्फेट, ये हमारा क्या हुआ क्रिस्टल ऑफ
आयरन सल्फेट। तो जब हम इसे गर्म करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से इवेपोरेट हो जाएंगे, यानी FeSO4 बनेगा, प्लस आपके जो भी 7H2O मॉलिक्यूल्स थे ये अपना बाहर चले जाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट क्रिस्टल को डिकम्पोज करेंगे तो हमारा बनेगा FeSO4, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में सिर्फ आयरन सल्फेट होता तो आंसर कुछ और होता, है ना। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे, सिर्फ आयरन सल्फेट को डिकम्पोज करना है या फिर आयरन सल्फेट के क्रिस्टल का डिकम्पोजिशन करना है। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किसी कंटेनर में 2 रड यूज होते हैं, जिसमें एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। जिसमें क्या होता है, हमारा कैथोड होता है और एक एनोड होता है। है ना, और एनोड हमारा पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखना। इसका ठीक उल्टा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, है ना। तो यहां पर एनोड पॉजिटिव, इसका एक ट्रिक भी है, आप अगर भूल जाओ तो याद रखना, ए पॉजिटिव फर्स्ट लेटर है ना, इसे पॉजिटिव रखना, यानी ए मतलब एनोड, ए मतलब एनोड। एनोड क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में? पॉजिटिव होता है, तो कैथोड निगेटिव हो जाएगा। इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो एनोड पॉजिटिव ये सही है, कैथोड पॉजिटिव नहीं, कैथोड निगेटिव यस। तो ये अगर हम इसको ऑप्शन 2 दिया है, 3 कर लेते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 और 3, यानी कि 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर का हमें इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराना है। तो वाटर का हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं तो वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं तो ये H2 प्लस O2 2 गैस हमें मिलता है। कितने गैस? 2 गैस, है ना। तो ये क्वेश्चन है कौन कैथोड पे और कौन एनोड पे। एनोड क्या होता है हमारा? एनोड क्या होता है अभी बताया ना, ए पॉजिटिव। एनोड होता है हमारा पॉजिटिव, और कैथोड, तो कैथोड होता है हमारा निगेटिव, है ना। तो ये आपका एनोड पे और ये कैथोड पे लिबरेट होता है, दोनों गैस है। कहां पे गैस पूछ रहा है? एनोड पे, है ना। एनोड पे कौन सा गैस आया? ऑक्सीजन गैस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रोडक्ट फॉर्म्स आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ FeSO4। इससे पहले हम इस क्वेश्चन में कराया था क्या, आयरन सल्फेट के क्रिस्टल का डिकम्पोजिशन होता है तो पहले हमें क्या मिलता है? तो FeSO4 मिला था। अब हम अगर FeSO4 का डिकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? तो हमें मिलेगा आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यानी हमें तीनों मिलेंगे। कौन कौन? Fe2O3 भी, SO2 भी और SO3 भी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आपको ध्यान देना है, आयरन सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करना है या फिर आयरन सल्फेट को गर्म करना है, तो इस हिसाब से आप आंसर करोगे। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा स्टेटमेंट को केयरफुली। ये आपका फेवरेट क्वेश्चन होगा, है ना। कंबस्शन है ना ये मीथेन का। व्हेन एनी हाइड्रोकार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। कंबस्शन में तो यही होता है ना। तो हमारा ये मीथेन का कंबस्शन है प्लस O2।
किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो CO2 प्लस H2O मिलता है ना। तो CO2 प्लस H2O, इसको अगर हम बैलेंस करें तो ये 2O2 होता है और ये भी 2O2, राइट। तो ऑक्सीजन के लिए जो यूज हुआ ये X की वैल्यू है और CO2 प्लस Y ये भी आपका Y का वैल्यू हो गया। तो X और Y पूछ रहा है, X भी 2 है, X भी हमारा 2 है और Y भी कितना 2 मोल है ना, क्वार्टर। X भी 2 और Y भी 2, तो ये हमारा हो जाएगा। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर चल रहा है, ये आपके क्वेश्चंस रिवीजन है। मीथेन के कंबशन था, उसका बैलेंसिंग से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है ना। ए कंपाउंड X अंडरगोज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो आप पहले मुझे ये बताओ ना, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का तो अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, H2O2 फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। तो क्या क्या दे रहा है, H2O दे रहा है और क्या दे रहा है, एक गैस, तो H2O प्लस O2 गैस, एनोड पे डिकम्पोजिशन टू फॉर्म H2O एंड गैस Y, ये हो गया आपका Y गैस, राइट। Y also liberated at anode after electrolytic decomposition of water, तो ये तो ऑक्सीजन हो गया। X क्या हो गया, डिकम्पोजिशन टू फॉर्म H2O एंड गैस Y, तो Y क्या है, तो Y तो हो गया ना ऑक्सीजन। तो एक कंपाउंड X, वो कंपाउंड X कौन था, ये था ना जिसका हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कर रहा है। तो H2O2 एंड Y इज O2, करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग देम, मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग देम इज, तो ये तो मेटल एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, आप अच्छे से देखो, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में भी दिया हुआ है और आपका ये दिया हुआ है। जब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हो तो उससे पहले इसकी जरूरत होती है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। यू नो ऑलरेडी हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस टू लोअर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन है, तो हाई रिएक्टिव कौन है, जो सबसे ऊपर होगा हमारे मेटल एक्टिविटी सीरीज में, उसकी रिएक्टिविटी हम ज्यादा मानते हैं, उसमें आप जाकर के देखना इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग देम, ठीक है। वैसे भी ये अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो अब इसके लिए आपको मेटल एक्टिविटी सीरीज याद ही कर लो ना, 10 एलिमेंट्स या 15 एलिमेंट्स होंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो आप उसको याद करो, आप अगर उसको याद करोगे तो आपके इस तरह के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिएक्टिविटी सीरीज। फिर से देखो सेम टाइप का क्वेश्चन आया ना, रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन से रिलेटेड है, कौन कहाँ है। तो सोडियम इज प्लेस्ड बिलो कैल्शियम, अब बताओ सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो नीचे कैसे हो सकता है, ये नहीं होगा। जिंक इज प्लेस्ड एबव कैल्शियम, नहीं, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। जिंक इज प्लेस्ड एबव कॉपर, हाँ ये सही है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इन मेटल एक्टिविटी सीरीज, जिंक इज प्लेस्ड, ये गलत। तो अभी जो हमने 2 क्वेश्चन किए आप क्या समझे, एक्टिविटी सीरीज काम की चीज है, हमें उसे याद कर लेना है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा चीज ये नहीं है, इस तरह के भी क्वेश्चंस बन जाएंगे और वो आपको डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट के समय भी आपको काम आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द गिवन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये भी मेटल एक्टिविटी सीरीज से है ना, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल से। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, यस कर देगा, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्या कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, यस, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, यस, जिंक ऊपर में है कॉपर नीचे में है, कॉपर जिंक को कर पाएगा, नहीं।
क्या है? विच ऑफ द गिवन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल? कौन पॉसिबल नहीं है? तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 4, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16। Which of the given reaction is an example of double displacement as well as exothermic reaction? डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और एक्सोथर्मिक भी है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस हम करते हैं तो क्या बनता है हमारा? सॉल्ट और वाटर, और हमें थोड़ी हीट भी मिल जाती है। तो जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। तो एसिड बेस रिएक्शंस एग्जाम्पल होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलते हैं। Which of the following is not a white precipitate formed after the reaction? कलर पूछा गया है आपसे प्रिसिपिटेट का, है ना? तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रिसिपिटेट है जिसका कलर आपको याद रखना चाहिए। उसमें से ये है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये भी सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। PbI2 जो है ना, ये आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्हाइट प्रेसिपिटेट? तो व्हाइट प्रेसिपिटेट हमारा हो गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम मूव करते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस आर जनरली, एसिड बेस रिएक्शंस जो होते हैं जनरली क्या होते हैं? तो न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट है, हाँ एसिड बेस रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट और एक्सोथर्मिक भी है, अभी जस्ट मैंने इसको डील किया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग, है ना? फाइंड करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है? थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में होता क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन। तीनों में से सब ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन का एडिशन होना चाहिए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब टॉपिक भी आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है और बोर्ड में आपके क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है और उस वहां से पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है जो सही है। कॉपर ऑक्साइड और ये कार्बन, ये कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आते हैं हम लोग बिफोर और आफ्टर की बात करेंगे। बिफोर रिएक्शन कार्बन अकेला है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना। आप रिएक्शन से पहले देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन है नहीं है, रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो ये एडिशन हुआ ऑक्सीजन का। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और आपको जानना, आपको पता भी होगा कि जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसके तरह? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम। नेक्स्ट में देखें, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था लेकिन अब नहीं रहा रिएक्शन के बाद, तो ऐसा क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ये रिडक्शन होता है।
और जिसका रिडक्शन होता है वो किसके तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब हम अपने स्टेटमेंट पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, नहीं। कॉपर एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं। रिडक्शन ऑफ कार्बन, कार्बन का रिडक्शन हो रहा है, नहीं, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, यस, कार्बन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को आप अच्छे से समझिए, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आप अच्छे से समझिए। रिलेटेड क्वेश्चंस तो मैं करा ही रहा हूं यहाँ पे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, वो तो यहाँ चल ही रहा है। Which of the following is not an example of redox reaction? इसमें से कौन redox reaction नहीं है ना? तो यहां पे मैं अगर ऑप्शन नंबर 3 को देखूं, HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O, तो मैं चेक करूं, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, ये +1, सोडियम यहाँ भी +1 में है, क्लोरीन -1 में, और हाइड्रोजन +1 में है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। इसका मतलब कि ना तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करा रहा है, ना ही कोई गेन कर रहा है। यानी ये जो रिएक्शन है ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो आप इस तरह से दिए गए ऑप्शंस में से चेक कर सकते हैं कि कौन रिडॉक्स रिएक्शन है और कौन नहीं है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रस्ट। रस्ट तो आप जानते हो ना, आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन। तो रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3.XH2O। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड, XH2O मतलब हाइड्रेटेड इसके लिए यूज होता है, और इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। तो हाइड्रेटेड +3 को क्या बोलते हैं, फेरस की फेरिक, फेरिक बोलते हैं ना। तो हाइड्रेटेड फेरिक फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन मेटल, सही है। ये रस्ट है, यस ये रस्ट है। इट इज केमिकली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यस ये भी सही है। तो हमारा ऑल ऑफ दिस, ऑल आर करेक्ट, सभी ऑप्शंस हमारे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ब्लैक कलर ऑफ सिल्वर आफ्टर इट्स कोरोजन। सिल्वर ब्लैक कलर का होता है, सिल्वर का कलर ब्लैक कलर का हो जाता है। पुराने ऑर्नामेंट्स भी देखोगे है ना, चैन वगैरह या हाथ में कुछ भी, तो ब्लैक कलर का हो जाता है वो। तो वो तो फॉर्मेशन ऑफ Ag2O होगा नहीं। सिल्वर का जो कोरोजन होता है तो कंपाउंड बनता है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड का कलर ब्लैक हो जाता है ना। सिल्वर इज कन्वर्टेड टू सिल्वर सल्फाइड का लेयर आ जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर, हाँ सिल्वर का तो ऑक्सीडेशन होता है। कैसे हुआ सर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आकर के जुड़े, या तो ऑक्सीजन जुड़े या उसके जगह कोई दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आकर के जुड़े, वो भी ऑक्सीडेशन है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ Ag2S, यस। तो ऑप्शन 2 एंड 3 इज योर करेक्ट आंसर, है ना। तो ये याद रखिएगा, सिल्वर सल्फाइड के फॉर्मेशन के वजह से सिल्वर का कलर ब्लैक हो जाता है ना। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए, आयरन पे रस्ट ना लगे, आयरन पे जंग ना लगे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयरिंग किया जाता है। वो जिसका लेयरिंग किया जाता है वो जिंक होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं, है ना। तो लेयरिंग ऑफ जिंक और आयरन सही है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, हाँ ये तो प्रिवेंट करने के लिए ही होता है, रस्टिंग ना हो। लेयरिंग ऑफ मैग्नीशियम गलत, तो 1 एंड 2 इज करेक्ट ऑप्शन। गैल्वेनाइजेशन में जिंक की लेयरिंग की जाती है, कोटिंग की जाती है, पेंटिंग की जाती है, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। क्यों, उसको रस्ट ना लगे, जंग ना लगे उस पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। विच मेथड इज यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग ऑफ आयरन, आप लोग
देखते होगे घर में भी जो खिड़की दरवाजे होते हैं लोहे के, उस पे हम लोग पेंटिंग करते हैं ना समय समय पे, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, है ना, जंग ना लगे उसको रोकने के लिए। बाई गैल्वेनाइजेशन एक खास कलर का लेयरिंग करते हैं जब जिंक की हो तो इसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। एलवाई में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टील वगैरह बना लो आप, आयरन पे रस्टिंग डिले हो जाएगा, नहीं लगेगा। तो ये तो सारे मेथड है हमारे आयरन पे जंग ना लगे उसको रोकने के लिए। तो ये क्वेश्चंस थे आज के हमारे, है ना। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से थे क्वेश्चंस। मैं सभी चैप्टर से लेकर के आऊंगा। है क्या कि हमारा आउट ऑफ 100 20 क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, राइट। तो अगर आप 100 में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बाकी थ्योरेटिकल में और प्रैक्टिकल में आप अच्छे से नंबर ला देते हो, बट ऑब्जेक्टिव अगर गलत हुआ तो वहां से मार्किंग आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो 20 में 20 हमें लाना है, पर्पस यही है। अभी हम लोग ये बिरला ओपन माइंड स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल दरभंगा की तरफ से साइंस के अब शुरू किए हैं। फिर हम लोग मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, जो भी मैथमेटिक्स, जो भी सब्जेक्ट होंगे सबके वीडियो आप तक पहुंचेंगे। तो आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है, आप आराम से स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगले मंथ में आपका एग्जाम है, एकदम आराम से कूल माइंड होकर के रिवीजन कीजिए। मैं वही टॉपिक्स के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।